एक कहानी सुना रहा हूँ जिसका उन्वान है विरासत का बोझ। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। आदिल लखनऊ आ रहा था। यह खबर सुनते ही अम्मा तो जैसे दीवानी हो गई, और अम्मा का दीवानापन भाई की औलाद होने के नाते था। और फिर वो भाई जो 30 साल पहले घर से चला गया था, और उसके बाद उसे देखने को अम्मा की आंखें तरस गई थी। दरअसल कमर मामू आला तालीम के लिए लंदन गए थे। वहाँ नीली आंखों वाली एक हसीना की सुनहरी जुल्फों के असीर हो गए थे। अम्मा बताती हैं कि यह खबर मिलते ही नाना अब्बा मरहूम ने कमर भाई को आग कर दिया था। लखनऊ के शुरफा में फिरंगन बहू का क्यों कर गुजर होगा, इसलिए कमर मामू वहीं के होकर रह गए थे। मगर उनका दिल जैसे लखनऊ के गली कोचों में अटका रहता था। 4 साल पहले तक अब्बा के नाम जब भी उनका खत आता तो कब्र वाली दुकान के दालमोड़ से लेकर फाटक वाली दुकान के मिट्टी के खिलौनों तक उन्हें याद आते। टीले पर कनकौवा लड़ाने का जिक्र और आगा मीर की डेवड़ी वाले पुत्तन मामू के करारे मांझे और पतंग के दांव पेच की मालूमात भी वो हासिल करते। अब्बा जब भी उनको लिखते कि मियाँ एक बार तो लखनऊ आ ही जाओ, मगर हर बार कमर मामू का जवाब आता कि जब बाप की ज़िंदगी में दहलीज पर कदम रखने की इजाज़त न मिली तो अब उनके बाद आकर उनकी रूह को मैं तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। 4 साल हुए किसी हादसे ने कमर मामू की दोनों आंखें छीन ली। उस वक्त अब्बा लंदन गए थे। अब्बा ने आकर बताया कि मामू का बेटा आदिल लखनऊ देखना चाह रहा है। और यूं तो आदिल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा था, मगर कमर मामू ने उर्दू से ख़ास तौर से पढ़ाई थी, और उनके मुंह से सुन कर वो लखनऊ के ज़र्रे ज़र्रे से वाकिफ़ था। और आदिल का ताल्लुक़ लखनऊ से खूब बनता गया। अब्बा बताते हैं कि ग्लोरिया यूं तो फिरंगन थी, मगर जिस तरह कमर मामू की खिदमत वो करती, आंखें जाने के बाद देखभाल करती, तो वो काबिल सताइश है। कमर मामू की ज़िंदगी में लखनऊ के सिवा सब कुछ था। इस बात पर तो अम्मा फूट फूट कर रोईं जब कमर मामू की आंखें चले जाने के बाद अब्बा से कहा था कि चलो अच्छा हुआ, अभी तक ये क़लक़ था कि मैं लखनऊ देख सकता था मगर जा नहीं सकता था, मगर अब दिल हल्का हो गया। अगर चला भी जाऊंगा तो देख नहीं पाऊंगा, इसलिए घर न जाने का क़लक़ भी नहीं रहा। 4 साल फिर यूं ही गुजर गए। पिछले हफ्ते आदिल का ख़त आया कि वो 3 वीक के लिए लखनऊ आ रहा है। अम्मा को तो जैसे सारी दुनिया की दौलत मिल गई। इस एक हफ्ते में घर पर एक भूचाल सा आ गया। सारे घर को उलट पुलट दिया गया। घर क्या था, एक बड़ी सी पुरानी हवेली थी जिसकी ज़रूरत आजकल एकदम नहीं है। उसकी सफाई सुथराई के लिए मुलाजिमों की एक टीम चाहिए, और उसकी दीवारों के दांत मुंह के अंदर रखना बड़ा गरा नुस्खा था। मगर क्योंकि ये ख़ानदानी हवेली थी और इसके दरो दीवार से अम्मा को बड़ा उन्स था, इसलिए दरो दीवार की खातिर खाह मरम्मत और ख़िदमत की जाती है। और इन दिनों तो वो हंगामा मचा था कि जैसे कोई शादी होने वाली हो। दीवारों पर कलई हुई, आंगन की हालत दुरुस्त की गई, क्यारियों में नए पौधे लगाए गए, दालानों के फर्श चमकवाए गए। आदिल के लिए एक कमरा सजाया जा रहा था। भैया ने नाना जान की पुरानी मसहरी, जिसके मोटे मोटे पाए मुकद्दर चलाने वाले पहलवानों के याद दिलाते थे, वो बिछवा दी। अम्मा ने जब जदीद किस्म की मसहरी बिछवाना चाही तो भैया मुस्कुरा के अकड़ गए। बोले, अरे अम्मा, हमारा भाई लखनऊ देखने आ रहा है, वो वापस जाकर आखिर मामू को क्या बताएगा। बस अम्मा, आप आदिल की फ़िक्र न करें, मैं देख लूँगा सब इंतज़ाम। आप बस दस्तरखान को सजाने का इंतज़ाम करें। भैया पर तो शायद कुछ शरारत का भूत चढ़ गया था,
कमरे में पुराने कुंडों और गरारियों को ठीक करके डोरी से खींचने वाला खूबसूरत सा पंखा लगवाया गया। रेशमी डोरी जिसके फुन्ने में कलाबत्तू के फुन्ने लगे थे। पुराने बक्सों से ढूंढ कर नक्शी उगालदान, एक बड़ा सा पानदान हाथीदांत से जड़ी मेज पर रखा गया। चाइना किले के फूलदान, काश्मीरी कालीन, अम्मा को जहेज में दिए गए इक्के का पर्दे का सुनहरा बेड कवर यूं तो पुराना था मगर उस पर बना सच्चा काम आज भी झिलमिला रहा था। ड्राइंग रूम के झाड़ फानूस चमकवाए गए। दीवारों पर मुगल आर्ट के नमूने जो गोदाम में गर्द में अटी हुई थी निकलवा के साफ कराई गई और दीवारों पर आवेजा की गई। घर का हुलिया नवाबी अवध के ज़माने की हवेली बन चुका था। वक्त जैसे पीछे लौट गया था। खिड़की में खड़े हो तो बोगनविलिया की बेल चौखट छूकर ऊपर चली जाती थी। लान में खड़े हुए पेड़ तरशवाए गए थे और उनकी डाल पर लाल के पिंजरे लटकाए गए और बेल में जगह जगह घुंघरू लटकाए गए थे जो कि हवा की हल्की से लर्जिश से बज उठते थे। मैं हैरत से घर की ये सजावट देख रहा था। भैया से कुछ पूछते हुए डर लगता था। खुदा खुदा करके वो दिन आया जब आदिल भाई लखनऊ पहुंचना थे। भैया आदिल को लेने के लिए दिल्ली गए थे और वहाँ से वो ट्रेन से लखनऊ आ रहे थे। भैया के एक दोस्त के साथ मैं आदिल को लेने के लिए स्टेशन पहुँचा। जैसे ही गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लगी तो भैया के दोस्त ने इशारे से एक खुली को बुलाया, जो दूसरों से कुछ ज़रा मुख्तलिफ था। बाकायदा पगड़ी बांधे कुछ साफ सुथरी सी यूनिफॉर्म में था। जब वो सामान उठाने लगा तो आदिल ने कहा, हम अपना सामान खुद ले जाएंगे। बोले तो वो उर्दू में ही थे मगर लहजे की अजनबियत महसूस की जा सकती है। कुली ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं मियाँ, ये तो हमारा काम है, और आदिल का सामान लेकर पीछे पीछे चल पड़ा। फर्स्ट क्लास के पोर्टिको में जब हम लोग पहुँचे तो देखा एक बहुत ही अच्छा सजा हुआ टांगा खड़ा था। मैंने भैया के दोस्त की तरफ देखा। उसने इशारे से कुछ भी पूछने को मना कर दिया। तांगा क्या था, एकदम टमटम की तरह शानदार। तांगे वाले ने भी बड़ी नफीस लहजे में भैया का और आदिल का इस्तकबाल किया। भैया और आदिल पीछे बैठ गए और मैं आगे। घर में जब गेट में तांगा दाखिल हुआ तो अब्बा के होठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। अम्मा ने भैया से कहा, अरे मोटर में लाना था आदिल को, और आदिल के गले रखकर रोने लगी। हम लोगों की आंखें भी भीग गईं। अब्बा जो अभी तांगे को देखकर मुस्कुरा उठे थे वो भी अपना चश्मा साफ करने लगे। शायद आंसुओं ने उसे धुंधला दिया था। अब तो रोज़ का ये मामूल था। तांगा रोज़ गेट पर आके लग जाता। लखनऊ की तमाम तारीख़ी इमारतों की सैर शुरू हुई। शाह नजफ़ का इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, बड़े इमाम बाड़े का वसी और इजलान, खूबसूरत आसिफी मस्जिद, सामने ही बनी बाउली, इमाम बाड़े की छत जो दुनिया की सबसे बड़ी छत जो किसी सतून के सहारे के बगैर टिकी है। इसका वज़न संभालने के लिए जो भूल भुलैया हैं उसमें खोने को आदिल को छोड़ दिया जाता, फिर उसे ढूंढ निकाला जाता। भैया के दोस्त हर जगह पहुंच जाते। कहीं झुक के सलाम हो रहा है और कहीं दीवारों की फुसफुसाहट सुनवाई गई। मुग़ल और अवध की फ़न तामीर का नमूना रूमी गेट से गुजरे, कैसर बाग का चक्कर लगाया, नवाब सादत अली खां का मकबरा और सफ़ेद बारादरी जहाँ वाजिद अली शाह इंदर सभा सजाया करते थे। नवाबीन की रिहाइशगाह छतर मंजिल पैलेस। भैया ने उनके दोस्तों ने टीले की मस्जिद के पास से कनकव्वा भी लड़ाया और ऊंची हुई पतंग भी आदिल के हाथ में पकड़ाई। पतंग भी ऐसी जिसके फुन्ने में सोने के तार लगे थे। नखास के बाजार का चक्कर और चौक की तंग गलियों से आदिल का गुजर करवाया गया। सिकंदर बाग और बनारसी बाग की सैर कराई गई। गर्ज के इन 3 हफ्तों में आदिल को उस लखनऊ की सैर करवाई गई जो कबर मामू छोड़ कर गए थे। आदिल का वापसी का दिन आ गया। अम्मा ने रो रो कर घर से रुखसत किया। आदिल हवाई जहाज़ से दिल्ली जा रहा था। हम लोग कार से आदिल को छोड़ने एयरपोर्ट गए। भैया के दोस्त एयरपोर्ट पर थे इसलिए हम लोग अंदर तक पहुंच गए। आदिल जब सिक्योरिटी चेक को जाने लगा तो भैया के गले लग के बोला, भैया मैं अब्बा को वही लखनऊ बयान करूंगा जो आपने मुझे दिखाया है। उनकी बात सुनकर मैंने आगे बढ़कर कहा, नहीं आदिल भाई, आप कमर मामू को ये भी बताइएगा कि हम लोग विरासत का बोझ
नहीं संभाल सके। आदिल ने शायद पहली बार मुझको बोलते सुना था, इसलिए हैरत से मुझको देखा और ज़ोर से मुझे भींच कर बोला, ज़रूर ये भी कह दूंगा, और अंदर सिक्योरिटी चेक को चला गया। अंदर पहुंचते ही उसने अपनी डायरी में विरासत का बोझ अंग्रेजी में लिख लिया, क्योंकि वो उसके माने नहीं समझ सका था। लंदन पहुंचकर उसने अपने अब्बा को लखनऊ का किस्से सुनाना शुरू किए। अब ये रोज़ का मामूल था। आदिल शाम को अब्बा के साथ बैठ जाता, वो कुरेद कुरेद कर पूछते ये क्या है और वो कैसा था। आदिल याद कर करके उनको बताता जाता, वो खुशी से सुनते। अचानक एक दिन आदिल को याद आया, उसने अपनी डायरी लेके आया और डायरी खोली और अब्बा से पूछने लगा, अब्बा ये विरासत का बोझ क्या होता है? अब्बा ने हैरत से पूछा, किसने कहा आदिल? भैया तो मुझे घुमाते फिराते रहे, आदिल बोला, पर चलते वक्त छोटे ने यह कहा था कि आदिल भाई ये भी मामू को ज़रूर बताइएगा कि हम लोग विरासत का बोझ नहीं उठा सके। आदिल से बस ये सुनना था कि अब्बा की अंधेरी आंखों से आंसू बह निकले।